हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉ स्टडी विद मनोज शर्मा में। फ्रेंड्स, आई एम मनोज शर्मा फ्रॉम गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर। तो देखिए, प्रेस कोर्स हमारा चल रहा है, कल से स्टार्ट किया था। प्रेस कोर्स पार्ट फर्स्ट हो गया था और आज पार्ट सेकंड शुरुआत करते हैं सीआरपीसी से ही। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और इसके साथ ही अपराधी परिवीक्षा अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम से स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल जितने क्वेश्चन किए थे इस क्रैश कोर्स में हमने, उनमें से कुछ आपको समझ में आया होगा, रिवाइजन कुछ हुआ होगा। उन्हीं क्वेश्चंस को कुछ क्वेश्चन से जो है आगे हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्रैश कोर्स पार्ट 2 यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम बात करते हैं अन्वेषण क्या होता है, व्हाट इज इन इन्वेस्टिगेशन। तो देखिए, क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, अन्वेषण क्या होता है, अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जो अन्वेषण है वो सीआरपीसी में जो है कहाँ पर डिफाइन किया गया है, कौन सी धारा में इसको परिभाषित किया गया है। तो देखिए, अन्वेषण जो है वो 2J यानी धारा 2J में जो है अन्वेषण को परिभाषित किया गया है। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। वे सभी कार्यवाहियां जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किया गया है साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की जाती है। यानी इन्वेस्टिगेशन से हम क्या समझते हैं कि वे सभी कार्यवाहियां, यानी कोई मामला है और उस मामले की सभी कार्यवाही जो कि पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है या फिर पुलिस अधिकारी के अलावा मजिस्ट्रेट को छोड़कर मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत करता है उस इन्वेस्टिगेशन के लिए, उस मामले के अन्वेषण के लिए, तो वो जो है अन्वेषण होता है। तो देखिए, ये अन्वेषण जो है वो साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की जाती है। यानी कोई भी साक्ष्य, किसी मामले के साक्ष्य एकत्रित करने के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा जो है इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इन्वेस्टिगेशन जो है एकमात्र पुलिस का ही अधिकार है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन समझ गए होंगे आप। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि समन की तामील कैसे की जाती है। देखिए, या फिर समन की तामील जो है वो किसके द्वारा की जाती है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है, 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आता है, समन की तामील जो है किसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि भाई आपको इतना लिखना है। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि भाई समन की तामील किसके द्वारा की जाती है, तो यहाँ पर आपको जो है सिर्फ इतना लिखना है कि समन की तामील पुलिस अधिकारी या न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा या फिर लोक सेवक के द्वारा की जाती है। यानी समन की तामील जो है पुलिस अधिकारी या कोर्ट के किसी अधिकारी या फिर लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट। आपको इतना लिखना है कि समन की तामील जो है वो पुलिस अधिकारी द्वारा की जा सकती है, कोर्ट के किसी अधिकारी द्वारा की जा सकती है, या फिर लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट द्वारा भी समन की तामील जो है की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भरण पोषण के लिए कौन हकदार होता है। भरण पोषण के लिए जो है, मेंटेनेंस के लिए जो है कौन हकदार होता है, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है एग्जाम्स में। तो यहाँ पे जो है भरण पोषण से मतलब ये है कि भाई कौन हकदार होता है। तो आपको पता है कि भाई जो अपना भरण पोषण करने के लिए असमर्थ हो, भरण पोषण नहीं कर सकता है, खुद का भरण पोषण करने में समर्थ नहीं हो, तो जो है उसका भरण पोषण जो है किया जा सकता है। यानी हम बात करें कि भाई
पत्नी, संतान और माता पिता जो है भरण पोषण के अधिकारी, भरण पोषण के हकदारी हो सकते हैं। यानी किसी व्यक्ति की पत्नी हो, संतान हो या फिर माता पिता हो जो कि भरण पोषण करने में, अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो, तो वहां पे उस व्यक्ति को की जिम्मेदारी है कि भाई इनका भरण पोषण किया जाए। यानी संतान में भी जो है उसकी धर्मज संतान आ सकती है और अधर्मज संतान भी यहाँ पे इंक्लूड की गई है। ये जो है भरण पोषण के लिए हकदार है किसी व्यक्ति से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोक न्यूसेंस क्या होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, लोक न्यूसेंस क्या होता है? देखिए इसको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना वी लिखे बहुत कम है इसके आगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो देखिए लोक न्यूसेंस जो है वो क्या होता है। यानी सबसे पहले देखें कि लोक न्यूसेंस जो है वो दंड प्रक्रिया संहिता में कौन सी धारा में दिया गया है। तो आप लिखेंगे कि भाई लोक न्यूसेंस जो है वो धारा 133 में परिभाषित किया गया है। यानी धारा 133 आपको लोक न्यूसेंस के बारे में बताती है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसे कार्य या लोक, कोई एक्ट हो या कोई ओमिशन हो, ऐसे कार्य या लोक जो जन साधारण के जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुख सुविधा के लिए बाधा, जोखिम या फिर क्षति करने वाला हो। यानी देखिए कि भाई कोई एक्ट हो, कोई ओमिशन हो जो कि किसी जन साधारण के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उसकी सुख सुविधाओं के लिए कोई भी बाधा उत्पन्न करता है या फिर जोखिम होता है या फिर कोई क्षति यहाँ पे, नुकसान यहाँ पे होता है, तो ये लोक न्यूसेंस माना गया है धारा 133 दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की। देखिए अब बात आती है भाई लोक न्यूसेंस तो ये है, लेकिन लोक न्यूसेंस को जो है किस तरह हटाया जाता है। तो देखिए लोक न्यूसेंस को जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा हटाया जा सकता है। और कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में हमने कल पढ़ा था। कार्यपालक मजिस्ट्रेट में जिला मजिस्ट्रेट और अपर जिला मजिस्ट्रेट दोनों इंक्लूड होते हैं। तो लोक न्यूसेंस जो है वो हटाने का आदेश जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है वो लोक न्यूसेंस को हटाने का आदेश दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निःशुल्क विधिक सहायता क्या होती है? फ्री लीगल एड। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें इसको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है लेकर आए हैं। तो देखिए निःशुल्क विधिक सहायता जो है वो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 में आपको मिलेगा। सीआरपीसी की धारा 304 आप ओपन करके देखिए, उसमें निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में आपको पूरा दिया गया है। यानी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं बैरेक्ट में कि आपराधिक विचारण में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी अधिवक्ता द्वारा नहीं किया जा रहा हो तो उस मामले की गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार द्वारा जो है निःशुल्क विधिक सहायता दी जा सकती है। यानी कोई आपराधिक विचारण है और इस विचारण का जो अभियुक्त है, उस अभियुक्त को जो है, उस अभियुक्त की जो हम मान लेते हैं कि प्रतिनिधित्व या पैरवी मान लेते हैं, प्रतिनिधित्व कोई अधिवक्ता नहीं करता, तो जो है वहां राज्य द्वारा जो है विधिक सेवाएं जो है उस अभियुक्त को उपलब्ध कराई जाएगी
निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए ये मूल अधिकारों में भी है कि भाई अभियुक्त जो है, अभियुक्त का मूल अधिकार है कि भाई वह राज्य से जो है निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। ये है निःशुल्क विधिक सहायता जो कि सेक्शन 304 आपको बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वे कौन से मामले हैं जो अपील योग्य नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है। वे कौन से मामले जो अपील योग्य नहीं है? देखिए कई मामले होते हैं जिनकी अपील की जा सकती है और कई मामले ऐसे भी होते हैं जिनकी अपील नहीं की जा सकती, यानी कोई मामले जो है अपील योग्य नहीं होते। तो वे कौन से मामले होते हैं जो कि अपील योग्य नहीं होते, जिनकी अपील जो है नहीं की जा सकती? तो देखिए धारा 376 जो है सीआरपीसी की, वो आपको ये बताती है कि भाई कौन से मामले जो है अपील योग्य नहीं होते। तो यहाँ पे देखिए कि भाई कोई हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट ने जो है 6 मंथ तक का जो है कारावास, 6 मंथ तक की अवधि का कारावास जो है देता है। यानी कोई हाई कोर्ट जो है, उच्च न्यायालय जो है वो 6 महीने तक की अवधि का कारावास देता है किसी मामले में, तो वहां पे जो है अपील नहीं की जा सकती। ये मामले जो है अपील योग्य नहीं है। यानी उच्च न्यायालय द्वारा 6 माह तक की अवधि का कारावास दिया गया हो तो जो है उस मामले में अपील नहीं की जा सकती। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड है कि भाई सेशन न्यायालय द्वारा 3 मंथ, 3 माह, यानी कोई सेशन न्यायालय जो है वो 3 माह तक की अवधि का कारावास जो है किसी व्यक्ति को देती है, अपराधी को देती है, तो वहां पे वो मामले जो है अपील योग्य नहीं होते। यानी कहा जा सकता है कि भाई किसी मामलों में जो है सेशन न्यायालय द्वारा 3 माह तक का कारावास दिया जाता है तो उन मामलों में अपील नहीं की जा सकती, वे मामले पूरी तरह अपील योग्य नहीं होते। थर्ड यहां पे बात कर लेते हैं। देखिए थर्ड कंडीशन यहाँ पे है कि भाई किन मामलों में अपील नहीं की जा सकती। तो देखिए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होता है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 100 रुपए तक का जुर्माना या फाइन दिया जाता है। तो यानी कोई प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 100 रुपए तक का जुर्माना किसी अपराधी पर लगाया जाता है तो वहां पे उन मामलों में अपील नहीं की जा सकती। ये 3 कंडीशन जो है वो आपको लिखनी है अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि वे कौन से मामले होते हैं जो अपील योग्य नहीं होते। तो यहाँ पे ये 3 कंडीशन जो है आप लिखेंगे और ये जरूर लिखेंगे कि धारा सीआरपीसी की जो 376 है वो इन सब के बारे में बताती है कि भाई कौन से मामले अपील योग्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि भाई जघन्य अपराध क्या होते हैं, या फिर जघन्य अपराध में जो कारावास होता है वो किस तरह का दिया जाता है। देखिए सबसे पहले तो बता दें कि भाई जो जघन्य अपराध है वो सीआरपीसी की कौन सी धारा में दिया गया है। देखिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 233 जो है, सीआरपीसी की धारा 2 जो परिभाषाएं आपको दी गई है वहां पे जो 33 जो है उसमें आपको जघन्य अपराध की परिभाषा मिलेगी। तो देखिए जघन्य अपराध में जो कारावास है वो कितना दिया जाता है, यानी कम से कम जो है
7 वर्ष या उससे अधिक, यानी कम से कम जो है आप 7 वर्ष तक का कारावास जो है जघन्य अपराध में दिया जाता है। 7 वर्ष से अधिक हो सकता है लेकिन 7 वर्ष से कम नहीं हो सकता। कम से कम जो है 7 वर्ष तक का कारावास जो है जघन्य अपराध में दिया जाएगा ही जाएगा। ये बताता है जघन्य अपराध धारा 233 सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की। अब एक तो पीछे पड़ा है जघन्य अपराध, एक होता है घोर अपराध, हेनियस ऑफेंस। अब देखिए घोर अपराध में जो कारावास दिया जाता है वो किस टाइप का कारावास होता है। तो देखिए यहाँ पे घोर अपराध में दिया गया है कि भाई अधिक से अधिक 3 से 7 वर्ष तक के बीच का कारावास, यानी 3 से 7 वर्ष तक का कारावास जो है वो आपको घोर अपराध में दिया जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। चलिए एक नॉर्मली बात कर लेते हैं कि भाई जो किशोर न्याय अधिनियम जो है, किशोर न्याय अधिनियम, यहाँ पे आप देखते होंगे कि भाई कई बाल गृह भी खुले होते हैं, बाल संस्थाएं जो बाल संस्थाओं का गठन होता है उनके बारे में। तो देखिए क्या बाल देख रेख संस्थाएं जो होती है उनका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, यानी बाल देख रेख के लिए जो संस्थाएं होती है, संस्थाएं बनाई जाती है, संस्थाओं का गठन किया जाता है, क्या उनका जो है रजिस्ट्रेशन आवश्यक है या बिना रजिस्ट्रेशन जो है बाल देखरेख संस्थाएं ओपन की जा सकती है। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अधिनियम है किशोर न्याय अधिनियम, उसके अंतर्गत बाल देखरेख संस्थाएं खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन जो है आवश्यक है। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत किशोर न्याय अधिनियम की धारा जो है 41 ये बोलती है कि भाई बाल देखरेख संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, यानी बिना रजिस्ट्रेशन जो है बाल देखरेख संस्थाएं नहीं खोली जा सकती। बाल बच्चों की जो देखभाल के लिए जो संस्थाएं खोली जाती है वो नहीं खोली जाती। तो देखिए आज जो हमने कई क्वेश्चन देखे हैं, तो क्रैश कोर्स का पार्ट 2 आपको करवा दिया गया है आज। देखिए सीआरपीसी में जो है शॉर्ट क्वेश्चन कल भी किए थे और आज भी किए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इनके अलावा जो है शायद ही कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में पूछा जाएगा, और आप दंड प्रक्रिया संहिता जो सीआरपीसी है वो एक बार रिवाइज अच्छे से और कर लेना। लेकिन जो हमने क्वेश्चन करवा दिए हैं शॉर्ट क्वेश्चन सीआरपीसी के क्रैश कोर्स में, अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होगा वो उसमें हम आगे से जो सीआरपीसी के अलावा भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में करेंगे। सीआरपीसी में जो है शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए गए हैं। क्रैश कोर्स पार्ट 1 एंड 2 आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, क्रैश कोर्स बाय लॉ स्टडी बाय मनोज कौशिक, इसमें जो है आपको सीआरपीसी के क्रैश कोर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। क्रैश कोर्स पार्ट 3 जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।